नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये है एक निःशुल्क शिक्षा के लिए नया आयाम स्थापित किया जा रहा है, जहां आपको फ्री में पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपके बायोलॉजी की सीरीज, जिसमें हमने इकाई 1 का अध्याय 1 पढ़ चुके हैं, और यह है अब है इकाई 1 का अध्याय 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट को कि क्या इसमें बोला जा रहा है और कैसे हमको इसे पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है बायो की, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो वर्गीकरण के इतिहास पे आते हैं कि वर्गीकरण का इतिहास है क्या। तो इसमें यह है कि जंतुओं के वर्गीकरण का जो श्रेय है वो ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु को जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि वर्गीकरण क्यों किया गया। तो हमने पहले से पिछले वीडियो में बात की, वर्गीकरण की वीडियो में, जो आपको पीछे मिल जाएगा। तो उसमें यह था कि जीव जंतु बहुत सारे जीव जंतु हमारे इस जगत में पाए जाते हैं। तो हर एक जीव जंतु का लोकल एक नाम होता है, तो इसलिए उसका नामकरण करना पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा हो, उसे पहचानने में दिक्कत नहीं हो। ठीक, तो अब नामकरण करने से पहले उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, और उस ग्रुप में बांट कर बताया गया कि हाँ ये इसमें मिलता है। जैसे एक शेर हो गया तो उसे पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। तो जो बाघ है, तो वो बाघ किस कैटेगरी के जाता है, वो पैंथेरा में टाइग्रिस है। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पास क्या किया, वर्गीकरण किया। लेकिन ये वर्गीकरण आज का है। तो अगर वर्गीकरण के इतिहास को हम समझें तो वर्गीकरण शुरू हो गया था 384 से 322 ईसा पूर्व में, जिसमें अरस्तु ने किया था, और पहला श्रेय उन्हीं को जाता है। और अरस्तु को हम जंतु विज्ञान के जनक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण रुधिर के रंग के आधार पर किया। ठीक, तो सबसे प्रथम वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया। किस आधार पर किया, आपका रुधिर, रक्त मतलब खून के रंग के आधार पर किया। और इसका जो प्रमाण है हमें मिलता है कौन सी किताब में, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो अरस्तु की किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम में इसका हमें जिक्र मिलता है। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि रक्त के रंग के आधार पर जंतु का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उन्होंने जंतु जगत को 2 महासमूहों में वर्गीकृत किया। एक महासमूह का नाम है इनाइमा, और एक महासमूह का नाम है एनाइमा। इनाइमा में वो जंतु आते हैं जिनके रक्त मतलब रुधिर का रंग जो है लाल है। ठीक, तो सभी लाल रंग के जंतुओं को किसमें रख दिया गया, इनाइमा में। और जितने भी लाल के अलावा जिनका भी रंग था उनको रख दिया गया इनाइमा में। ठीक, तो यहाँ पर जंतु जगत को इन्होंने क्या किया, वर्गीकृत किया 2 अलग अलग भागों में। तो एक बार देख लेते हैं वापस से। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया। कब किया, 384 से 322 के बीच। ठीक, उन्हें अरस्तु और किस नाम से जाना जाता है, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। ठीक, अरस्तु का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, रुधिर का रंग। ठीक, उन आधार जो इनका वर्गीकरण है अरस्तु का, उसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो उनकी किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम में मिलता है। कितने समूहों में वर्गीकृत किया, 2 समूहों में, इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा वो है जिनका रुधिर का रंग लाल है, एनाइमा वो है जिनका रुधिर का रंग कुछ और है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थियोफ्रेटस पे। ठीक, तो थियोफ्रेटस ने भी वर्गीकरण किया, लेकिन उन्होंने वनस्पति विज्ञान का वनस्पति का वर्गीकरण किया, मतलब पादप जगत का वर्गीकरण किया। और थियोफ्रेटस को हम जानते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी। ठीक, तो इन्होंने पादपों को मतलब पेड़ पौधों को 4 भागों में बांटा। पहला है आपका वृक्ष, दूसरा है आपका उपछुप, तीसरा है आपका छुप, और चौथा है आपका शाख। ठीक, तो पादपों को उन्होंने 4 जगत में बांट दिया, और 4 जगत में बांटने के बाद इन्होंने कुछ किताबों में इसका उल्लेख किया हुआ है। जैसे किसमें उल्लेख किया गया है, पौधों की खोज में, पौधों की उत्पत्ति में, और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में अकेले 480 प्रकार के पादपों का विस्तृत वर्णन एवं वर्गीकरण उपलब्ध है।
तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पादप जगत में बहुत ज़्यादा वर्गीकरण को लाया और इसी से हम इसको वर्गीकरण को हमको सीख मिली। ठीक, थियोक्रेटस ने पादप जगत के लिए किया, वही एरिस्टोटल ने जंतु जगत के लिए वर्गीकरण किया। अब आगे आते हैं, मतलब ये वर्तमान वर्गीकरण की बात कर सकते हैं इसमें। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी द्विपद्धति नामकरण के बारे में, जिसे कैरोलस लिनियस ने किया था। तो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में ये बताया था कि जंतु एवं पादपों का नामकरण जरूरी है और ये नामकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और इसके लिए उन्होंने द्विनाम पद्धति को भी लाया था। ठीक, तो अब उन्होंने नामकरण करके उसको वर्गीकृत भी किया, जिसका लेख उनकी पुस्तक शब्दकोश में वर्गीकरण का शब्दकोश में पाया जाता है। और उन्होंने और भी किताबें अपनी निकाली, जिसमें एक है स्पीसीज प्लानिटेरम। ठीक, तो इन किताबों के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से हमारे जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने भी वर्गीकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने भी बताया कि वर्गीकरण किया जा सकता है। यहाँ पास उनका आधार था वो लैंगिक लक्षणों के आधार पर किया गया। ठीक, तो उनका जो आधार था वो लैंगिक लक्षणों पर था, इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक वर्गीकी का जगत किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और इन्होंने 7300 पादपों का वर्गीकरण भी किया हुआ है। ठीक, तो ये काफ़ी बड़ी प्रोसेस है और कैरोलस लिनियस ने ये किया था 1758 में अपनी किताब सिस्टमा नेचुरे में। और उनकी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है आपका स्पीसीज प्लानिटेरम। तो ये था आपका इतिहास के बारे में। तो इतिहास से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि पहले वर्गीकरण किसने किया, बाद में वर्गीकरण किसने किया। अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक में, आपका जीवों का वर्गीकरण। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण की बात करते हैं हम दो जगत वर्गीकरण के बारे में। ठीक, तो जो दो जगत का वर्गीकरण है इसे किया था पहले अरस्तु ने। ठीक, तो अरस्तु ने इसे दो भागों में बांटा था, एक था आपका पादप, दूसरा था आपका जंतु। दो अलग अलग भागों में विभाजित किया। इसी आधार पर कैरोलस लिनियस ने भी 1758 में दो जगतों में विभाजित किया था। एक का नाम था प्लांटी और दूसरे का नाम था एनिमेलिया। तो ये दोनों लगभग सेम है, जो अरस्तु का जो विभाजन है और जो कैरोलस लिनियस का विभाजन है, दोनों सेम है। तो जो उन्होंने पादप बोला उसको उन्होंने प्लांटी बोल दिया और जो उन्होंने जंतु बोला उसको यहाँ उन्होंने एनिमेलिया बोल दिया। और इसी को बोला हमने दो जगत वर्गीकरण। और ये दो जगत वर्गीकरण का ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पास वर्गीकरण यहाँ पास उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब वर्गीकरण नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे आप उच्च स्तर पे देखेंगे तो यहाँ पास आसानी से वर्गीकरण हम कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से वर्गीकरण उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए ठीक था। तो ये आपका दो जगत वर्गीकरण था, जिसमें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक था आपका पादप और एक था आपका जंतु। तब इनकी विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। पहले आते हैं पादप जगत में। तो पादप जगत की सबसे पहली विशेषता है कोशिका भित्ति और केंद्रिका रिक्तिका की उपस्थिति। ठीक, तो कोशिका भित्ति और केंद्रिकी रिक्तिका यहाँ पास उपस्थिति। ठीक, मतलब सेल वॉल जो है यहाँ पास होती है, मतलब बाहर की जिसकी कवरिंग है वो उसमें रहती है। सबसे पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यही है। दूसरा ये है खाने का। तो ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपने लिए खाना बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही, क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। अगला इसमें अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में उपस्थिति। तो कोशिका में अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। ठीक, अगला आते हैं पेशियों मतलब मसल्स, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और संवेदी अंग, ये सभी का अभाव होता है, मतलब ये सभी इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके तंत्र हुए, आपकी मांसपेशियाँ, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग, ये सभी का अभाव होता है किसमें? पादप जगत में। ठीक, तो प्लांट किंगडम में ये सब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। संचित भोजन का स्टार्च के रूप में पाया जाना। जो आपका भोजन होता है वो किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पास जो प्रोसेस होती है वहाँ पास ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और
पानी वाटर CO2 प्लस H2O ये मिलकर बनाते हैं C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, जो स्टार्च के फॉर्म में होता है और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो वही यहाँ पर स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इनमें सक्रिय प्रचलन नहीं होता है, मतलब ये जो पौधे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगला है इसमें बाह्य उद्दीपन हेतु बहुत धीमी प्रतिक्रिया। जैसे ये है कि आपने पेड़ को काटने की कोशिश की, आप पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ दिए, तो वहाँ पास क्या होगा कि बहुत धीरे धीरे उसको वो उसके लिए जो बाहरी उद्दीपन उसके लिए बहुत धीरे प्रतिक्रिया होती है और फिर उसको धीरे धीरे उस घाव को भर देता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपके, शैवाल आते हैं, कवक आते हैं, लाइकेन आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावत बीजी और आवृत बीजी। तो ये दो जगत वर्गीकरण में इस प्रकार से इनको रखा गया। ठीक, तो ये थी आपकी किसकी विशेषताएं, आपके पादप जगत की विशेषताएं। अब आते हैं हम जंतु जगत की विशेषता में। तो जंतु जगत में पहले हमने क्या बोला कि पादप जगत में कोशिका भित्ति एवं रिक्तिका का अभाव वहाँ पर उपस्थिति होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका अभाव होता है। तो कोशिका भित्ति और रिक्तिका का अभाव यहाँ पास पाया जाता है। तो जो पादप जगत है उसमें क्लोरोफिल था, तो यहाँ पास क्लोरोफिल का अभाव है, और जब क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, इसलिए ये परपोषित होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। ठीक, तो ये अन्य पर निर्भर होते हैं, जंतु सब यही करते हैं। अगला आपके इनमें सक्रिय प्रचलन पाया जाता है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। इनमें उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, संवेदी अंग, सेंसस, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां का पाया जाना, मतलब ये आसानी से इसमें पाए जाते हैं और ये सभी कार्यरत होते हैं। जैसे मानव में उत्सर्जन होता है कि जो किडनी होती है वो अंदर से जो भी मिनरल्स होते हैं जो नहीं ज़रूरत होती शरीर को, सब बाहर को निकालने के लिए रहता है। ठीक, इसमें जो संचित का भोजन है वो किस में है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। मतलब आप कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, शर्करा, या फिर आप पनीर खा रहे हैं, या मांस खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, आप जो भी अंदर जाएगा तो पाचन तंत्र उसे छोटे से छोटे सरल से सरल ग्लूकोज में तोड़ने का कोशिश करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने की कोशिश करता है, जो फाइनली ग्लाइकोजन बन जाता है। ऐसा क्यों किया, जिससे वो आसानी से शरीर में सोखा जा सके, जैसे शरीर इसको सोख पाएगा, जिससे क्या निकाल पाएगा, ऊर्जा को निकाल पाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पास क्या है आपका ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। उसमें कैसे पाया जा रहा था, आपका स्टार्च के रूप में पाया जा रहा था। ठीक, पिछले वाले में अनुपस्थित है, तो यहाँ पास अकार्बनिक पदार्थों की कोशिका में उपस्थिति होती है, जैसे आपके इनऑर्गेनिक मिनरल्स में बोला जा रहा है आपका फॉस्फोरस का, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की बात करते हैं। अगला आपका बाहरी उद्दीपन के प्रति तुरंत प्रक्रिया, मतलब मान लीजिए आपने कोई ठंडी सतह छुई या गर्म पतीला छुआ, तो आपका क्या होगा, हाथ तुरंत पीछे आएगा, मतलब जो प्रक्रिया होती है वो तुरंत होती है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था किसमें, जंतु जगत की विशेषता में। तो इसके अंतर्गत जो आपके प्रोटोजोआ को रखा गया, अकशेरुकी और कशेरुकी, इनको शामिल किया गया, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको अकशेरुकी बोलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उसे कशेरुकी बोलते हैं, तो इनको यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो एक बार कंपेयर तो आप कर चुके हैं। तो ये था आपका दो जगत के बारे में। ठीक, ये आपका जो दो जगत वर्गीकरण के बारे में, तो ये डायग्राम है आपका। तो अब ये है कि दो जगत वर्गीकरण सही नहीं था उस हद तक, इसलिए इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह पे दूसरा उपयोग करने लग गए। तो इसमें क्या क्या आपकी आपत्तियां हैं, उसमें 2-3 आपत्तियां लिख लीजिए, जिससे आपको पता रहेगी क्या लिखना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, दो जगत वर्गीकरण की आपत्तियां, दो जगत वर्गीकरण की आपत्तियां, हेडिंग डाल लीजिए, मैं इसमें लिखवा देता हूँ। तो लिखिए इसमें कि लीनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण, लीनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण लंबे समय तक प्रयोग में रहा, लंबे समय तक प्रयोग में रहा, लेकिन इसमें कुछ आपत्तियां पाई गई, इसमें कुछ आपत्तियां पाई गई जो निम्नलिखित है, आपत्तियां पाई गई जो निम्नलिखित है।
पहला देख लीजिए, मैं यहीं पर बता दिया था आपको कि निम्न श्रेणी में इसे अलग नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन उच्च श्रेणी में इसको अलग कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पास है। तो पहले यही लिख लीजिए कि निम्न श्रेणी के जीवों को आसानी से पादप या जंतु जगत में वर्गीकृत नहीं कर सकते, नहीं किया जा सका, वर्गीकृत नहीं किया जा सका। पहला आपका आपत्ति यही थी। दूसरा देखिए यहाँ पास फंगई है जो किसमें है, पादप जगत में लिखा हुआ है। तो पादप जगत मतलब उसमें क्लोरोफिल होगा, वो स्वपोषी होगा, मतलब अपना खाना खुद बनाएगा। लेकिन फंगई में ऐसा नहीं होता है, फंगई जो होता है स्वपोषी नहीं होता है। तो लिख लीजिए सेकंड यही कि कवकों फंगई को पादप जगत में सम्मिलित किया गया, जबकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, और ये परपोषित विधि से भोजन ग्रहण करते हैं। एक और लिख लीजिए आखिरी कि वायरस के बारे में है, विषाणुओं में कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। इन्हें ना तो जीवित और ना ही निर्जीव श्रेणी में रखा जा सकता है। इन्हें ना ही जीवित या ना ही निर्जीव श्रेणी में रखा जा सकता है, फिर भी इसे पादप जगत के अंतर्गत रखा गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका यही था। ठीक, तो ये 3 आपके पॉइंट थे, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं 2 जगत को हटाने के लिए यहाँ पास 3 जगत वर्गीकरण को लाया गया। अब जो उसमें प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की किसने, जर्मन के जंतु वैज्ञानिक ई हैकेल ने 1886 में। तो उन्होंने क्या किया, एक तृतीय जगत की स्थापना कर दी। ठीक, तो तृतीय जगत की स्थापना कर दी और उसका नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। ठीक, प्रोटिस्टा इसमें नाम दिया, और इसमें सभी एक कोशिकीय जीवाणुओं, कवकों, शैवालों और प्रोटोजोआ को रख दिया। मतलब सभी जो एक कोशिकीय थी सबको एक साथ रख दिया और बोल दिया कि ये क्या है, प्रोटिस्टा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि विषाणुओं की उस समय खोज नहीं हुई थी, तो उसे सम्मिलित ही नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पास प्रॉब्लम ये हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ये विभेदन करने में असफल रहा। विभेदन करने का मतलब है कि सभी एक कोशिकाओं को एक साथ रख दिया, लेकिन कुछ उसमें यूकैरियोटिक है, कुछ उसमें प्रोकैरियोटिक है, कुछ उसमें विषाणु है, सबको इकट्ठा कर दिया गया। जब उसमें आप वर्गीकरण ही नहीं कर पाएंगे तो वर्गीकरण का मतलब ही क्या निकला। ठीक, जब सबको एक साथ ही रखना था तो वर्गीकरण करने का मतलब क्या हुआ, इसलिए ये फेल हो गया और ये ज़्यादा नहीं चल पाया। तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 3 जगत वर्गीकरण को किसने दिया था, जर्मन की जंतु वैज्ञानिक ई हैकेल ने दिया था। कब दिया था, 1886 में दिया था। उन्होंने तीसरे जगत की स्थापना की। तो पहला कौन सा है आपका, प्लांटेई पादप, दूसरा है आपका एनिमेलिया जंतु, और तीसरा है आपका प्रोटिस्टा, जिसको इन्होंने जोड़ दिया। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि सभी एक कोशिकाओं को एक साथ रख दिए, जबकि वो एक साथ नहीं आ सकते थे। ठीक, तो इसको हटाने के लिए ये आपको कुछ ऐसा दिखता था, हैकेल का 3 जगत वर्गीकरण। ठीक, तो ये आप देख लीजिए, प्लांटेई, ये आपका है एनिमेलिया, और ये है आपका प्रोटिस्टा, और बहुत सारे इसमें आपस में मेल खा रहे थे। तो इसको हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आया आपका 5 जगत वर्गीकरण। तो मैं पहले भी इसका नाम ले रहा था, कई बार इसमें बात भी हुई कि R.H. विट्टेकर ने इसका 5 जगत वर्गीकरण को दिया था। ठीक, तो R.H. विट्टेकर ने कब दिया था, 1969 में। ठीक, तो जो भी पहले हमारे वर्गीकरण में कमियां थी उसको दूर करने के लिए हर बार एक नया आया, और इसमें ये था आपका R.H. विट्टेकर का 1969 का आपका 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने
एक जगत बनाया मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं, प्लांटी जिसमें पादप आते हैं, कवक फंगई जिसमें फंगई आते हैं, और जंतु जो एनिमेलिया में आते हैं। ठीक, तो इन्होंने 5 जगत को बना दिया। और इसमें इन्होंने विषाणुओं को सम्मिलित नहीं किया क्योंकि वो ना तो सजीव होते हैं ना ही निर्जीव होते हैं, वो दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ऐसा क्यों, उसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे। ठीक, तो ये देख लीजिए आपका जो विटेकर का जो पद्धति थी वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। तो इसमें 2 में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स। अंतर क्या है दोनों में, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, तो केंद्रक के अंदर जो भी जैसे डीएनए आरएनए होता है वो फैला हुआ होता है इसमें। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका डीएनए आरएनए है वो संजो के रखा जाता है यूकैरियोटिक में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है केंद्रक नहीं होता, इसलिए इसमें किंगडम मोनेरा चला गया जिसमें बैक्टीरिया चले गए। और यूकैरियोटिक में क्या है आपके यहाँ पास केंद्रक होता है। ठीक, अब इसमें यह है कि एक कोशिकाई है तो ये प्रोटिस्टा बन गया, और बहुकोशिकाई है तो ये किस में चला गया, फिर आगे बढ़ गया। और अगर ये 100 कोशी है तो ये प्लांटी बन गया, और परिपोषी है तो ये हेटेरोटॉपिक में चला गया। और ये सोखता है, एब्जॉर्प्शन है तो फंगई चला गया, और इंजेक्शन है मतलब खाते हैं खाना तो ये एनिमेलियम चला गया। तो यहाँ पास विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। ठीक, तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम जो आपकी कल 10 बजे मिलेगी आपको क्लास, तो उस क्लास में हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे कि विटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण कैसा था, और उस 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या खामियां थी, और वर्तमान में कौन सा वर्गीकरण माना जाता है। ठीक, तो यह था आपका आचार्य का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।